तो आ जाओ मेरे साथ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है हमसे रेंट पेबल टू पार्टनर इज, जो हम पार्टनर को रेंट पे करते हैं वो क्या होता है? ए एप्रोप्रिएशन, बोलो ना नहीं होता। बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बोलो, खुल के आंसर करना है, ठीक है, शर्माना नहीं है। तो रेंट पे जो करते हैं हम पार्टनर को वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बस आप लिख लो बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है सैलरी पेबल टू पार्टनर इज। वेरी गुड, हाँ, तो ऐसे शर्माना नहीं है, बोल बोल के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, बस ऑप्शन ए लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मिलन खिलन सिलम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. They decided to share future profits in the ratio 7:5:3 with effect from 1 April. After the revaluation of assets and reassessment of liabilities, revaluation account showed a loss of 15,000 रुपए. The amount to be debited in the capital account of Milan. तो भाई रिवैल्यूएशन में जो लॉस होता है वो लॉस का ट्रीटमेंट कौन बच्चा बताएगा? और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, वेरी गुड। तो ओल्ड रेशियो है 2:2:1। तो मिलन का अगर मुझे रिवैल्यूएशन में लॉस का शेयर निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 2/5, तो ये आ गया 6,000। तो 6,000 इज द राइट आंसर। तो बस आप इतनी सी वर्किंग लिखकर ऑप्शन नंबर बी लिख लो, 6,000। क्लियर? चलो, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1. They admit E as new partner for 1/10 share. It is agreed that C and D will retain their original shares. What will be the new profit sharing ratio? चलो, तो साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो साहब ए बी सी डी जो है वो पुराने पार्टनर्स हैं और ई जो है वो 1/10 शेयर के लिए आया है ना, इतनी कहानी हमको दे रखी है। तो आपको क्या सिखाया था? तो पहले हम मान लेते हैं लेट टोटल शेयर है 1 और ई जो है नया पार्टनर, उसका शेयर हमें दे रखा है 1/10, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब साथ ही साथ लेकिन ये भी दे रखा है कि सी और डी जो हैं पुराने पार्टनर्स, ये जिद पर अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन करेंगे। तो ओरिजिनल शेयर मतलब सी कह रहा है मैं अपना जो पहले था और डी कह रहा है मैं जो अपना पहले था वो ही रखूंगा। तो सी का पहले कितना था? 2/10। तो सी कह रहा है मैं अपना इतना ही रखूंगा। और डी का पहले कितना था? 1/10। तो डी कह रहा है मैं भी अपना इतना ही रखूंगा। तो अगर आपसे अब कोई ये पूछे कि बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बच गया ए और बी के लिए, तो आप क्या कहोगे कि रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए कितना बच गया? 1 में से ई का हटा दो, सी का हटा दो, डी का हटा दो, तो कितना बच गया? 6/10 बच गया ए और बी के लिए। तो अब अगर मैं ये बचा हुआ 6/10 ए और बी को देना चाहता हूं तो ये बचा हुआ 6/10 ए और बी को मैं कितना कितना दूंगा या किस रेशो में दूंगा? तो उसके लिए हमें ए और बी का रेशियो चाहिए होगा और ए और बी का रेशियो हमें क्या दे रखा है? 4:3 दे रखा है। तो ये बचा हुआ शेयर मैं ए और बी को 4:3 में दे दूंगा। तो 4/7 और 3/7, राइट। तो ए का बन गया 24/70, बी का बन गया 18/70। ओके,
और कॉमन एलसीएम करने के लिए मैं E को 7/7 और C को भी 7/7 और D को भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि E का आ गया 7/70, C का आ गया 14/70, D का आ गया 7/70। तो अब ABCDE का नया रेशो बताओ क्या आया? 24, 18, 14, 7, 7। ठीक है, क्या मैं सही हूं? वो तो मैं हूंगा क्योंकि सही करा है। तो 24, 18, 14, 7, 7, तो ये हमारा सही नया रेशियो आ गया, राइट। तो हम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। तो हमारा ऑप्शन सही बन गया, ऑप्शन नंबर बी, 24, 18, 14, 7, 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो। इन केस फ्यूचर में दोबारा रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन कर लेना। चलो, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ए कंपनी परचेज्ड ए बिल्डिंग फॉर 1,80,000 रुपए एंड इशूड एज पेमेंट इक्विटी शेयर्स एट 20% प्रीमियम। तो आपको जर्नल एंट्री बतानी है। ए में लिखा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो ये तो गलत यहीं पे हो गई, छोड़ो आगे बढ़ो। बी में लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो ये भी गलत यहीं पे हो गई, छोड़ो। सी में पढ़ो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30। और डी में लिखा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000 शेयर टू शेयर कैपिटल 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख। तो सही तुक्के मारे आपने, वेरी गुड। तो सही आंसर है सी, क्योंकि यही एंट्री लॉजिकल बन रही है गिवन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सिखाया है, नोट्स में लिखवाया है। कौन सी कैपिटल जो होती है वो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप पर ही लोगों से, मतलब अपने शेयर होल्डरों से मंगवा सकती है, उसका एक स्पेशल नाम है क्या? नालायक, रिजर्व कैपिटल, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है ना, इसको हाथों पे टैटू बनवा लेना। मेरे पास बच्चे फोटो भेजते हैं, पता है आपको, हाथों के टैटू की, लेकिन तुम नहीं बनवाओगे, गलत हो जाए चाहे। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, बताओ शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं, डिविडेंड मिलता है। सही, तो सही आंसर हो गया डी, डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट डी ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म डी एक्वायर्ड 1/2 यानी कि हाफ, 1/12 फ्रॉम ए। डी ने 1/12 ए से लिया एंड रिमेनिंग, और जो बच गया वो बी एंड सी से लिया इन द रेशियो 2:1। तो ये तो मुश्किल हो गया सवाल। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी। चलो, तो पहले इस बार आपको मौका मिलेगा करने का, और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट आपके, और फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। तो क्या आया, चेक कर लेते हैं। तो मैं स्टेप्स दिखाता हूं, फिर आप मुझे बताना कि आपको सही लग रहा है, कोई परेशानी हो तो बताना। क्वेश्चन ने कहा था कि डी जो है वो एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। तो डी का जो शेयर है वो 1/3 गिवन है, वो तो ठीक है। अब उसमें लिखा था कि डी जो है वो 1/12 किससे एक्वायर कर रहा है? फ्रॉम ए। तो मैंने फ्रॉम ए के नीचे लिख लिया 1/12। तो अब रिमेनिंग कितना बच गया? 1/3 में से 1/12 अगर मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, तो रिमेनिंग बच गया 3/12। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो वो रिमेनिंग जो बच गया 3/12, वो लिखा है वो बी से ले रहा है और सी से ले रहा है इन द रेशियो 2:1। तो 3/12 का 2:1 में डिवाइड कर दिया मैंने बी और सी से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं कॉमन एलसीएम लेने के लिए
ए के सेक्रीफाइस में 3/3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो आप अब ए का सेक्रीफाइस निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/36, बी का सेक्रीफाइस निकालोगे तो ये आ जाएगा 6/36, और सी का सेक्रीफाइस निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/36। तो ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, सी का सेक्रीफाइस का रेशो सीधा सीधा नजर आ गया, 3:6:3। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आप इसको जब शॉर्ट कर लोगे तो सही आंसर क्या बन जाएगा? 1:2:1। तो दिस इज द करेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे, सब बच्चों को क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आरिफ, रवि एंड बेन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का रेशियो है 6:4:1। ठीक है। आरिफ गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 16,000 टू बेन। तो इसका मतलब ये पर्सनल गारंटी है, आरिफ ने बेन को दी 16,000 रुपए की। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 132। तो आरिफ शेयर इन प्रॉफिट विल बी, तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप 132 को 6:4:1 में बांट लो, तो आरिफ, रवि और बेन का प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। तो 6:4:1 में बांट के कितना कितना आ रहा है? 72, 48 और 12,000। तो इसका मतलब बेन में 4,000 की डेफिशिएंसी आ गई है ना। तो बेन में मुझे 4,000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, और ये किससे लिए जाएंगे? आरिफ से। तो आरिफ में से 4,000 माइनस कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि अब आरिफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा, तो क्या बन गया? 68। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 68,000। क्लियर सब बच्चों को? चलो तो ये भी हो गया, देखो गारंटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सिमी, मनु एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द बैलेंसेज ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल वर सिमी 1,00,000, मनु 1,00,000, बीना 80,000। After the accounts for the year ended 31 March were prepared, it was discovered that interest on capital at 10% per annum had been credited to the partner's current account, even though it was not provided in the deed. तो इसका मतलब आपने 10% IOC पार्टनर्स को दे दिया गलती से, जबकि देना नहीं था। तो अगर आप 10% IOC निकालोगे सिमी, मनु और बीना, तो कितने कितने आएंगे? उनकी कैपिटल थी लाख रुपए और 80,000 रुपए। तो कितनी आ गई उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10, 10 और 8। तो आप ये उनसे क्या करोगे? डेबिट कर लोगे, वापस ले लोगे। फिर इन तीनों अमाउंट्स को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर लोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 तो इसको 2:2:1 में डिवाइड करके मुझे भी बताओ क्या आ रहा है? $11,200। ठीक है, 11,200 और 5,000, 6,600, 5,600। ठीक है, तो फिर हमारा नेट इफेक्ट क्या बनेगा? 1,200 रुपये एस को दे देंगे, 1,200 रुपये एम को दे देंगे, और 2,400 रुपये बी से ले लेंगे। ठीक है, क्लियर सब बच्चों को? तो बी से डेबिट हो जाएगा 2,400, और एस और एम को क्रेडिट हो जाएगा 1,200 ईच। तो कह रहा है सिमी के कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, या करंट अकाउंट में आप क्या करोगे गलती सुधारने के लिए?
तो एंट्री में देख लेते हैं हमने सिमी को क्या करा, एस को हमने क्या करा है, 1200 रुपए क्रेडिट करा है सिमी को, तो आंसर हो जाएगा 1200 रुपए क्रेडिट कर दो सिमी को। तो ऑप्शन कौन सा सही लेंगे अब हम, बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर डोंकी? क्यों, तो इतने समझदार हो आप? चलो तो वेरी गुड, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स दे रखी है तो इसका मतलब कोई भी एडजस्टमेंट जो होगी वो करंट अकाउंट के जरिए होगी। तो सिमी के हम करंट अकाउंट को 1200 रुपए क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल सही हो गया आंसर, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 में लिखा है एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹40% to किरण who had applied for 840 shares, ठीक है। After having paid ₹6 including 2 premium on application, she did not pay allotment and first and final call, ठीक है। The amount credited to the share forfeiture account will be, तो आपको ये बताना है कि भाई जब हम शेयर फोरफीट करते हैं किसी बदमाश के, खासकर ये बड़ी बदमाश है किरण, तो आप फोरफीचर के टाइम पे उसके अकाउंट को कितना क्रेडिट करोगे शेयर फोरफीचर से, ठीक है। तो पिछले 2 सैंपल पेपर से मैं आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूं, करवा रहा हूं, लेकिन आज नहीं, आज हम सीधा शॉर्टकट से करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था कि इसमें हम क्या लिखते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं अंग्रेजी, अमाउंट रिसीव्ड इग्नोरिंग प्रीमियम, जो प्रीमियम हमें मिल जाता है उसको इग्नोर करते हैं, बाकी जितना अमाउंट रिसीव होता है वही तो लिखते हैं ना हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो अब अगर किरण ने 480 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसने 480 शेयर्स के साथ एप्लीकेशन के 6 रुपए हमें दिए होंगे, राइट। तो 480 इंटू 6 रुपए हमें रिसीव हुए होंगे, लेकिन हमें इसमें से क्या इग्नोर करना है, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन के 6 रुपए के अंदर कितना प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो हमने उसको 400 शेयर्स अलॉट करे हैं, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम पोर्शन को हम हटा देंगे या डिडक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे। तो इस गणित को अब आप सॉल्व करो। 480 इंटू 6 कितना होता है, 2880, और 400 इंटू 2 कितना होता है, 800। तो 2880 माइनस 800 तो 2080। तो इस पे आप लिख लो सितारा और 100%। तो ये इसकी ट्रिक भी आपने सीख ली जल्दी निकालने की, नहीं तो कहां गधा मजदूरी करते रहोगे, पूरी एंट्री बनाओगे। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 2080। चलो इसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 13, तो आप मुझे ओरली बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इफ ए शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, मान लो किसी बदमाश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया फॉर द अमाउंट ड्यू, देयर विल बी, क्या होगा, डेबिट बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा। बी क्रेडिट बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। रीजन, क्योंकि अगर उसने भी पैसे नहीं दिए तो इसमें फोरफीचर का फिलहाल कोई रोल नहीं है। फोरफीचर का रोल तो तब आता है जब शेयर्स को फोरफीट किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। सी डेबिट बैलेंस इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या डी क्रेडिट बैलेंस इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे भी सितारा लगाते हैं क्योंकि समझाना जरूरी है रादर देन रट्टेबाजी। तो मैं एक ऐसी मनगढ़ंत एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लेते हैं हम शेयर अलॉटमेंट पे सबसे पहले अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, तो आपने क्या एंट्री लिख रखी है और सीख रखी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो हमने 1 लाख रुपए मांगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ड्यू की एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। और आपको बोला जाए कि बच्चों चलो एक शेयर अलॉटमेंट का टी शेप ढांचा खींचो, तो आप इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे, कहां करोगे? आप डेबिट साइड पे लिखोगे ना टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, राइट। फिर उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट के पैसे जो रिसीव होते हैं उसकी एंट्री करते हो।
तो मान लेते हैं बदमाश जो है उसने हमें कुछ पैसे नहीं दिए फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसके पैसे माइनस कर देते हैं कि ये पैसे हमें नहीं मिले, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट अभी ओपन नहीं कर रहे, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसने पैसे नहीं दिए। तो मैं अगर आपको बोलूं कि इस एंट्री की पोस्टिंग खाते में कर दो, तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे खाते में, बाय बैंक 90,000। फिर मैं आपसे कहूं चलो खाता क्लोज करो और बताओ बैलेंस कहां बच रहा है, तो अगर आप खाता क्लोज करोगे तो आपका बैलेंस कहां बचेगा, क्रेडिट साइड बच जाएगा, बाय बैलेंस CD। तो अगर बैलेंस यहां बच रहा है तो ये कौन सा बैलेंस डिनोट करता है खातों के अंदर, डेबिट बैलेंस है ना। तो बचपन में क्लास 11th में आपने सीखा था जब आप छोटे मासूम बच्चे थे, वो बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रही। तो उसने इसी बात का थ्योरेटिकल सवाल बना दिया कि भाई अगर शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं देता अलॉटमेंट पर तो इससे क्या होगा, इससे शेयर अलॉटमेंट के खाते में डेबिट बैलेंस बचेगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। क्लियर हो गया पॉइंट कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है ये। तो अगर कोई बदमाश आपको पैसे नहीं दे रहा होगा अलॉटमेंट के, तो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बचेगा वो कहां बचेगा, उधर बचेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपसे पूछेंगे। मोती लिमिटेड फोरफीटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, बस कट। तो अगर मोती लिमिटेड ने 2000 शेयर्स फोरफीट करे हैं जिन पर ₹8 कॉल्ड हुए हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनना, आंसर करना है आपको, और लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 की फर्स्ट कॉल, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसने मुझे कितने रुपए दिए होंगे, ₹6 दिए होंगे। तो अगर 2000 शेयर हम फोरफीट कर रहे हैं और उसने मुझे ₹6 दिए हैं, तो क्या मैं 12,000 के ऊपर ए लिख सकता हूं, या क्या मैं 12,000 को मान सकता हूं ये मेरा ए अमाउंट होगा, राइट। अब आगे पढ़ो। आउट ऑफ दीज 1500 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹10,500 एज ₹8 पेड अप। तो हमने 1500 शेयर्स को री इशू कर दिया है 10,500 रुपए में, और कितने रुपए पेड अप, ₹8 पेड अप। तो एक बार री इशू की जर्नल एंट्री में यहां पे लिख दूं नीचे। री इशू की जर्नल एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें आप लिखते हो जितने रुपए का आपने री इशू करा 10,500 का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें आप लिखते हो क्या, पेड अप ₹8 यानी 12,000 रुपए। तो इसका मतलब बैलेंस आपका कहां बच रहा होगा, डेबिट में, जिसे आप कहोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितने रुपए, 1500 रुपए। तो इसका मतलब टेक्निकली आपने शेयर्स को री इशू करा होगा ₹1 के डिस्काउंट पे। तो आपने ₹7 का री इशू करा होगा और ₹8 पेड अप है और ₹1 का इसमें डिस्काउंट है। तो क्या मैं 1500 के ऊपर बी बना दूं, ये बी बन जाएगा। अब फाइनली क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो हमको तो सीधा कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला पता है, ए अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड माइनस बी अमाउंट। इस गणित को सॉल्व कर लो तो आपको पता लग जाएगा आंसर क्या आ रहा है, 7500। चलो तो बहुत बहुत मुबारक, तो आपका सही आंसर आ गया। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 15। A and B were partners, C joins them and it is decided that A's share will be half of B's share and C's share will be 1/3 of A's share.
तो क्या कह रहा है, ये चक्कर आ गए, मुश्किल हो गया तो सवाल। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो 3 मिनट आपके शुरू होते हैं। तो पहले आपको अपनी बुद्धि लगानी है। जब आपके घुटनों में दर्द होगा तब हम सहायता करने आएंगे। चलो तो चेक कर लेते हैं जी क्या है कहानी। बढ़िया क्वेश्चन है बट आप मार्क कर लो जिनको नहीं समझ आया। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले बी के शेयर को एक्स लेट कर लिया। ठीक है, मैं बी के शेयर को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ए का शेयर बी के शेयर का हाफ है। तो अगर बी का शेयर मैंने एक्स लेट कर लिया है तो ए का शेयर मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एक्स। ओके, अगर ए का शेयर अब हाफ ऑफ एक्स हो गया तो सी के बारे में क्या लिखा था, सी के बारे में लिखा था कि सी का शेयर ए के शेयर का 1/3 है। तो इसका मतलब अगर ए का शेयर हाफ एक्स है तो सी का शेयर कितना हो गया, उसका 1/3 हो गया। तो ये काम बन गया हमारा। बस फिर अगर मैं हाफ एक्स एक्स और ये सी का जो भी लिखा हुआ है इसका रेशो बना लूं तो बस x/2 = x/6 बन गया। कॉमन एलसीएम 6 ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपको एबीसी का रेशो पता चल गया 3:6:1। सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक। तो इसका मतलब सही ऑप्शन भेजा आपने, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ABC sharing profits in the ratio of 3:2:1. Decide to share future profits in the ratio 4:3:2. Investment fluctuation reserve appeared in the books at 1.5 लाख। ठीक है, उसके बाद at the time of change in profit sharing ratio investments कह रहा है मार्केट वैल्यू जिसकी 390 है appears at 4.5 लाख। तो वो वैसे 4.5 लाख की है। तो क्या आप बता सकते हो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी गिरावट हुई, 60,000 की। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू है 4.5 लाख लेकिन मार्केट वैल्यू है 390, तो 60,000 की गिरावट हुई। तो आपको सिखा रखा है कि ये गिरावट हम पहले कहां से एडजस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, मटके में से। तो मटके के अंदर है 1,50,000, तो उसमें से 60,000 की गिरावट एडजस्ट हो गई। तो कितने बच गए मटके में, 90,000। तो 90,000 को कैसे डील करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, हाँ बोलो ना, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो आप 90,000 को जब 3:2:1 में डिवाइड करोगे तो ए का क्या आएगा, 45,000। तो सही ऑप्शन क्या बन गया कि ए विल बी क्रेडिटेड 45,000, ए को 45,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गया, 90,000 को 3:2:1 में बांट दिया तो ए का शेयर कितना आ गया, 45,000। चलो तो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद 17th, बस फिर पहला पार्ट खत्म। 18 आपका होमवर्क है। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड द गुडविल कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज वैल्यूड एट 1 लाख। व्हाट आर द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। चलो तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो निकालो बच्चों पहले आप, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या आएगा। आइए चेक कर लें, क्योंकि तो भाई पार्टनर्स की कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, तो क्या मैं ये कह दूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, इससे आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला, 5 लाख का 15%, तो कितना आएगा, 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट तो 75,000 आएगा। फिर गुडविल आपको 1 लाख रुपए दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, तो उससे सुपर प्रॉफिट कितना आ गया,
50,000, राइट? ये सही है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया एक तरह से उसी से, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,25,000। तो पहले मैं सही आंसर मार्क कर लेता हूं, 1,25,000। चलिए, तो अब मुश्किल सवालात पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 19 से 36 जो होते हैं ये मुश्किल वाले होते हैं। तो 19 कह रहा है अब, चित्रा एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वर 15 लाख एंड 10 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, चित्राज ड्रॉइंग्स वर 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। दिव्याज ड्रॉइंग्स वर 30,000 पर क्वार्टर ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। यहां तक डर तो नहीं लग रहा किसी को? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ड्रॉइंग्स। तो हमने प्रॉफिट आईओडी बिना लिए ही बांट दिया एज इट इज। तो बस आपको एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है कि क्या होगी, है ना? सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 मिनट का समय पहले आपका, फिर हम आपसे चर्चा कर लेंगे। हाँ जी सर, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। तो एक महिला कह रही है ए फॉर एप्पल। तो पहले ये बताओ कि चित्रा का आईओडी कितना निकाला? बताओ कितना निकाला? कितना मैडम? ठीक है, वेरी गुड। तो चित्रा का आईओडी आएगा 3300 और दिव्या का आईओडी कितना आया? दिव्या का आईओडी आया 4500, वेरी गुड। तो हमने उनसे ये लिया नहीं, लेना भूल गए। तो क्या स्टेप्स थे? आईओडी डेबिट कर दिया पहले सी और डी में, ठीक है। तो 3300 और 4500 डेबिट कर दिया, और फिर अगला स्टेप क्या था? दोनों को जोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया। तो क्या इफेक्ट बन गया? चित्रा को क्रेडिट कर देंगे और दिव्या को डेबिट कर देंगे। तो चित्रा को क्रेडिट और दिव्या को डेबिट, ये है बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 पढ़ते हैं। 20 में क्या कह रहा है? PQR have been sharing profits in the ratio of 2:2:1 respectively. R wants that they should share the profits equally along with P and Q, and he further wants that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years. अच्छा, तो अब R कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलकर बराबर कर लो और ऐसा माना जाए कि ये पिछले 3 साल से बराबर है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 1,20, 1,40, 1,90। तो ये तो सिंपल हो गया, 1,20, 1,40 और 1,90। एक बार बताना टोटल प्रॉफिट कितने हो गए? 260 और 1,90, 450। तो इन्होंने इस 450 को 2:2:1 में बांट रखा है, जबकि बांटना है आपको 1:1:1 में इक्वल। तो इसके स्टेप्स तो मेरे खुद करने का मन कर रहा है, तो मैं इसलिए कर रहा हूं। तो अगर मैं तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दूं तो 4,50,000 के प्रॉफिट्स 2:2:1 में पहले मैं उनसे वापस ले लूंगा। तो 2:2:1 में उनसे वापस लेंगे तो कितना कितना वापस ले लेंगे? 180, 180 और 90। और फिर मैं उनको कह रहा हूं कि अब मैं ये प्रॉफिट्स आपको बराबर दूंगा 1:1:1 में। तो कितना कितना बराबर दूंगा?
डेढ़, डेढ़, डेढ़। तो अब बस आंसर ओरली मन में ही बना लेते हैं। तो P डेबिट 30,000, Q डेबिट 30,000, 2R 60,000। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया सही? सी, वेरी गुड। तो P डेबिट 30,000, Q डेबिट 30,000 और R को मिल गए 60,000। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को स्टेप्स? चलो इसके बाद है जी 21 में कह रहा है द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 90,000 इन इक्वल प्रोपोर्शन विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो पार्टनर्स ने इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया। इस क्वेश्चन पे सितारे लगा लो। और नीचे दी हुई बातों को वो भूल गए। क्या क्या बातें भूल गए? ए और बी को सैलरी नहीं दी 1500 पर क्वार्टर, सी को कमीशन नहीं दिया 18,000 रुपए, और प्रॉफिट्स को बांटना भी 3:2:1 के रेशियो में था। मतलब 3 गड़बड़ें हो गई। तो अब आपको करना है जी एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको मिलेगा समय और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या करा। चलिए तो शुरू हो जाइए जी आप बच्चे। तो इसकी वर्किंग पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई होप आपका भी आंसर मेरी तरह सही आया हो। तो क्या स्टेप सिखाए थे कि पहले हमने जो 90,000 प्रॉफिट बांट दिया गलत, तो वो हमने तीनों पार्टनर से वापस ले लिया 1:1:1 में 30-30-30। उसके बाद हमने सैलरी नहीं दी थी ए और बी को, तो वो हमने क्रेडिट कर दी, दे दी। और हमने सी को कमीशन नहीं दिया था, तो वो हमने दे दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद हमने सही प्रॉफिट निकाला, वो आया 60,000 रुपए, जिसको फिर सही रेशियो में 3:2:1 में क्रेडिट कर दिया। तो फिर आपका नेट इफेक्ट बन गया फाइनली सही। ए को 6,000 क्रेडिट करना है और बी और सी को 4 और 2 डेबिट करना है। तो इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया सही वाला? क्रेडिट ए 6,000 और डेबिट बी 4,000 और डेबिट सी 2,000। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए को क्रेडिट कर दिया था 6,000, बी को डेबिट कर दिया था 4,000 और सी को डेबिट कर दिया था 2,000। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो तो बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछेंगे। 22 में कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1 April they decided to share the profits in the ratio 2:2:1. Goodwill of the firm is valued at 1,20,000। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एबीसी का ओल्ड शेयर भी दे रखा है, वो क्या दे रखा है हमको 5:3:2 और एबीसी का हमको न्यू शेयर भी दे रखा है 2:2:1। तो पहले आप ये पता लगा लो कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, सी कुछ नहीं कर रहा। यही होता है कॉन्सेप्ट। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी कुछ नहीं कर रहा। तो कॉन्सेप्चुअल एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट निकाल लेंगे गुडविल इंटू 1/10। तो क्या हो गया सही आंसर? सी। तो ए को क्रेडिट कर दिया और बी को डेबिट कर दिया, तो सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी, राइट। चलो तो ये सिंपल था। इसके बाद जी 23 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 23 में लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने नीचे दिए हुए एसेट्स खरीदे वाई लिमिटेड से। प्लांट एंड मशीनरी ये, स्टॉक ये। अच्छा एक बार फटाफट वैल्यू आप बताना जरा। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की थी लेकिन 20% लेस, तो कितनी ले लूं 8 लाख। स्टॉक 2.5 लाख का था लेकिन लिखा है 60% मोर,
तो कितना ले लूं? 60% मोर। हाँ, तो कितनी हो जाएगी अब वैल्यू? बताओ मैडम। 4 लाख। पक्का लिख दूं, गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल सही, 4 लाख। ठीक है। उसके बाद कह रहा है पेमेंट वॉज मेड बाय 20% बाय चेक। तो पहले एक बार ये बताओगे कि जो आपने एसेट खरीदे उनकी वैल्यू का जोड़ कितना हुआ? 12 लाख। वेरी गुड। तो 12 लाख अगर आपका टोटल वैल्यू का जोड़ हुआ, कह रहा है 20% तो हमने चेक से दे दिया। तो बताओ 20% अगर आपने चेक से दे दिया तो कितने रुपए चेक से दे दिए? 2,40,000। वेरी गुड। और कह रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट बताओ कितना बच गया? 9,60,000। तो रिमेनिंग अमाउंट 9,60,000 बच गया, राइट? तो वो कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट हम इक्विटी शेयर्स देंगे ऑफ ₹10 ईच, 6 पेड अप। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे लिए तो पेड अप ही माना जाता है। तो अगर एक शेयर 6 रुपए का आप दे रहे हो पेड अप और 9,60,000 रुपए हमें उसको टोटल पे करने हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, आप कितने शेयर्स इशू करेंगे? तो क्या ऑप्शन आएगा? ठीक है, डी, 1,60,000 शेयर्स आप इशू करेंगे। ऑप्शंस में इसमें मिसप्रिंटिंग है, रुपी का सिंबल लगा हुआ है हर जगह पर, वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो कृपया आप रुपी के सिंबल्स को यहां पर इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये 1,60,000 शेयर्स जो हैं कंपनी इशू करेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, उसके बाद जी 24 आपसे करवाएंगे क्योंकि बहुत ही खतरनाक सवाल है ऐसा मुझे लगता है। सितारा पढ़ लेते हैं। गुप्ता लिमिटेड फोरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो 4,000 शेयर्स फोरफिट कर दिए हैं 10 रुपए ईच के, जिसमें 3 रुपए उसने फाइनल कॉल के नहीं दिए थे। आउट ऑफ दीज 3,000 shares were reissued as fully paid in such a way that 9,000 rupee were transferred to capital reserve। तो कह रहे हैं हमने बाद में 3,000 शेयर्स रीइशू कर दिए और फुल्ली पेड अप रीइशू करे, और इस तरीके से रीइशू करे ताकि 9,000 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकें। तो आपको कैपिटल रिजर्व उसने पहले ही बता रखा है कि 9,000 रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि शेयर्स वर रीइशूड फॉर, शेयर कितने रुपए का रीइशू हुआ है। तो एक काम करता हूं, साथ साथ ही कर लेता हूं। तो 4,000 शेयर्स अगर हमने फोरफीट करे हैं और 10 रुपए का वो शेयर था और नॉन पेमेंट थी 3 रुपए की फाइनल कॉल की, तो बताओ मुझे कितने रुपए मिले होंगे? वेरी गुड। तो मुझे 7 रुपए मिले होंगे, तो मैं 28,000 पर ए बना दूं। इसका मतलब ये मेरा शेयर फॉरफीचर वाला ए अमाउंट होगा, राइट? अब बेसिकली आपको पता है क्या फाइंड करना है कि हमने 3,000 शेयर्स बाद में री इशू करे। अब वो कितने रुपए के करे री इशू हमें ये नहीं पता, और उन शेयर्स को री इशू करने पर हमने कितना डिस्काउंट दिया है हमें ये भी नहीं पता। बस उसने तो ये लिख दिया कि वो शेयर्स हमने फुल्ली पेड री इशू करें। तो फुल्ली पेड री इशू करने का मतलब है 3,000 शेयर 10 रुपए, यानी ये पता है 30,000 रुपए आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाकी री इशू कितना था और डिस्काउंट कितना था, ये उसने मिसिंग रख रखा है। लेकिन आपको उसने कैपिटल रिजर्व का आंसर दे रखा है कि कैपिटल रिजर्व में हमने कितने रुपए ट्रांसफर करें? 9,000 रुपए ट्रांसफर करें। तो मैं काम करता हूं, कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला था ए अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड माइनस बी अमाउंट। यही था फॉर्मूला। तो इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करके मुझे बी का आंसर बताओ कि बी क्या आएगा। बी का आंसर आएगा 12,000 रुपए। क्लियर हो गया पॉइंट?
यहां तक ओके है? तो क्या मैं इस बी को अब यहां पर प्लेस कर दूं, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब यही होता है। तो इसकी जगह मैं 12,000 लिख दूं, बी की जगह 12,000 आ गया। तो क्या आप अब बता सकते हो कि हमने कितने रुपए के शेयर्स इशू करे होंगे? ये बैलेंस कितना बच गया? 18,000। तो अगर 3,000 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं तो बताओ एक शेयर का भाव क्या रहा होगा? समझ गए? तो आपने अगर 3,000 शेयर्स री इशू करें तो एक शेयर किस भाव पे री इशू करा होगा? 6 रुपए का। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब आप सीख गए हो। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? 6 रुपए पर शेयर। तो दिस इज द इसका करेक्ट आंसर। तो इसके लिए देखो हमने ये इस्तेमाल करा, तो ये आप नोट कर लेना चाहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं डिस्कस। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा issued at 30% premium to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of ₹2। तो एक व्यक्ति के हमने 1000 शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं क्योंकि उसने ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, और लिखा है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 हैड नॉट बीन कॉल्ड। ₹3 तो अभी तक कंपनी ने मंगवाए ही नहीं। तो क्या आप बता सकते हो कि हमने उससे कितने रुपए रिसीव कर लिए हैं? कितने रुपए रिसीव कर लिए हैं? ₹5 तो फेस वैल्यू और ₹3 प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम रिसीव को तो इग्नोर करना है। तो मेरा ए अमाउंट कितना लिख सकता हूं मैं? ₹5 और 1000 शेयर है, तो मैं ए अमाउंट लिख सकता हूं सीधा 5,000। अब वो कह रहा है आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड एज ₹7 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। तो बताओ मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूं? अगर मैं ₹7 पेड अप में इशू कर रहा हूं और ₹7 का ही इशू कर रहा हूं तो कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैडम? बोलो ना। तो बी अमाउंट में कितना लिख सकता हूं? 0। तो अब आपको कैपिटल रिजर्व बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे। तो उसका हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, ए अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट माइनस बी अमाउंट। तो क्या आंसर आएगा? 3,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया सही आंसर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 7:3:2. From 1 January, they decided to share the profits and losses in the ratio of 8:4:3. The goodwill valued at 3 lakh and general reserve appeared in their books at 60,000, which they do not want to distribute. तो बताओ अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है तो क्या होती है कॉन्सेप्चुअल एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और गुडविल की भी क्या होती है कॉन्सेप्चुअल एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अगर मैं ये कह दूं कि 3,60,000 की ही दोनों की मिलाकर ही होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो आप एग्री करोगे? ठीक है, तो अब बस हमको ये निकालना है कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। तो एबीसी का पहले आप ओल्ड शेयर दे रखा है वो भी लिख लो, 7:3:2, और माइनस कर देता हूं मैं न्यू शेयर से, वो दे रखा है 8:4:3। तो बताओ क्या आएगा? 15 और 12 का कॉमन एलसीएम हो गया 60। तो 7 पंजे 35, 35 माइनस 32, 3। तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस। 60, 3 पंजे 15, 15 माइनस 16, तो ये कर रहा है गेन। 60, 5 दूनी 10, 10 माइनस 12 माइनस 2/60, ये भी कर रहा है गेन।
तो कॉन्सेप्चुअली क्या एंट्री बनेगी? बी भी डेबिट, सी भी डेबिट, क्योंकि वो दोनों गेनिंग है, 2A। और अमाउंट कैसे निकालोगे? 3,60,000 से इनको मल्टीप्लाई करके। तो अब वो करके मुझे बताओ सही ऑप्शन क्या आएगा। तो बी डेबिट, सी डेबिट, 2A, 3,60,000 से इन शेयर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। ए का आ रहा है वैसे 18,000 और बी का आ रहा है 6,000। तो बी का 6,000 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है डेबिट, ए ऑप्शन में, और सी डेबिट 12,000। तो टेक्निकली सही आंसर बन गया ए। तो बी डेबिट 6,000, सी डेबिट 12,000, 2A 18,000। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी जिसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 आप मुझे ओरली बता दोगे। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। They decide to share the future profits in the ratio 3:2:1. Advertisement suspense यानी कि कूड़ा appearing in balance sheet on the date if no information is available will be। कूड़े का क्या करेंगे? वेरी गुड। तो कूड़े को हम डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर। बिल्कुल सही। तो अगर कोई जानकारी ना दी हो तो हम कूड़े को क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में राइट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल हो गया है। तो उसके बाद 28 आपका हो गया जी होमवर्क, और 29 भी आपका हो गया होमवर्क। अब उसके बाद 30, चलो ये है मजेदार। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 2 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ ₹20 प्रीमियम पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 10 + 20, ऑन अलॉटमेंट 50, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है। ऑल द कॉल्स वर मेड and duly received except the allotment and first and final call from Tina who applied for 2400 shares। तो एक बार बस मुझे ये बताओ, अगर टीना ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? 3 लाख लोगों को हमने 2 लाख अलॉट करे हैं, तो 2400 जिसने अप्लाई करे हैं उसको कितने अलॉट करे होंगे? 1600, राइट है ना। किसी को मैथमेटिक्स देखनी हो तो सिंपल है, 2400 इंटू 2/3। तो इसका मतलब उसको 1600 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। फिर वो कह रहा है हर शेयर्स वर फोरफीटेड, हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। तो कह रहा है बताओ शेयर फोरफीचर अकाउंट में आप कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे। आओ, क्या सिखाया था शॉर्टकट? इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमने कितना अमाउंट रिसीव्ड करा है लेकिन इग्नोरिंग क्या? प्रीमियम। तो उसने कितनी एप्लीकेशंस हमें दी हैं? 2400, और एप्लीकेशन मनी कितना दिया? 30 रुपए। तो हमने उससे ये रिसीव कर लिया होगा, हमने उससे ये रिसीव कर लिया होगा, बोलो ना हाँ। ओके, अब इसमें प्रीमियम इग्नोर करवा देते हैं। हमने उसको कितने शेयर अलॉट करके दिए? 1600, और एप्लीकेशन में कितना प्रीमियम इंक्लूडेड है? 20 रुपए। तो वो इग्नोर कर दो। इस गणित को सॉल्व करना जरा। 72 - 32, तो 72 - 32 कितना आ गया? 40,000। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बस पार्ट बी देखो खत्म होने वाला है। Z लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 16 + 4, ऑन अलॉटमेंट 25 + 5, ऑन फर्स्ट कॉल 24 + 6। तो बताओ फाइनल कॉल क्या होगी?
10 प्लस 10। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कितना सही बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं लिख लेता हूं 10 प्लस 10। गायत्री ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ठीक है, तो गायत्री ने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी 40 रुपए की और सेकंड कॉल नहीं दी 20 रुपए की, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं गायत्री ने कुल मिलाकर 60 रुपए नहीं दिए, राइट? क्योंकि फर्स्ट कॉल थी 40 रुपए की और सेकंड कॉल थी 20 रुपए की। ये गलत क्यों लग रहा है तुम्हारा ब्रेकअप? 20, 30, 50 और 40, 90, तो ये 10 प्लस 10 थोड़ी ना होएगा। कुछ भी बोल रहे हो तुम, बैलेंस ढंग से निकालो भाई। फेस वैल्यू है 16, 4 प्रीमियम, इसमें फेस वैल्यू है 25, 5 प्रीमियम, इसमें फेस वैल्यू है 24, 6 प्रीमियम, तो फेस वैल्यू का टोटली अभी खाली कितना हो रहा है? 16, 65। तो बैलेंस में फेस वैल्यू कितनी बचेगी? 35। और प्रीमियम कितना होगा अलग से? 10 रुपए। तो बैलेंस बच रहा था 35 प्लस 10, तो 45 रुपए की है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मार पड़ेगी अब तुम्हें। तो अगर उसने फर्स्ट कॉल के 40 नहीं दिए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 45 नहीं दिए, तो इसका मतलब तो गायत्री ने टोटल 85 नहीं दिए। अब ठीक है, चलो। तो अब वो ये पूछ रहा है बताओ कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने रुपए होगा। निकालो अब ये आंसर, आप बताओ कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने रुपए होगा। गायत्री के 200 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल 34 प्लस 6, हाँ सॉरी 34 कर देता हूं, ये लो 34 प्लस 6, और फाइनल कॉल जो है वो हो जाएगी अब 25 प्लस 10 यानी 35। तो ये हो जाता है 35, तो यानी ये हो जाएगा 75। ओके, ये सब आयुष की वजह से हुआ है। तुमने एक बार गड़बड़ करवा दी तो बैलेंस नहीं निकला। बच्चों ये गलती आयुष की है। तो अब उसने 75 अगर नहीं दिए तो बताओ कॉल्स इन अरियर कितना? भाई 200 शेयर्स हैं और 75 रुपए नहीं दिए गायत्री ने, तो कितना हो गया कॉल्स इन अरियर? 15,000। तो इसका आंसर हो गया सही 15,000 रुपए। ठीक है, क्लियर? चलो, तो सिंपल क्वेश्चन था बट आपने कॉम्प्लेक्स करवा दिया। चलो, उसके बाद 32 आपका होमवर्क हो गया। 33 ये इंपॉर्टेंट है स्टार। ए लिमिटेड फोरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए। तो हमने एक आदमी के 2000 शेयर्स फोरफिट करे हैं जो 10 रुपए कॉल्ड अप थे, लेकिन उसने फाइनल कॉल नहीं दी 2 रुपए की। तो बताओ उसने कितने रुपए दिए हैं? बताओ हमें कितने रुपए रिसीव हुए उससे? 8 रुपए। वेरी गुड। फिर कह रहा है 1200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फिर बाद में हमने 1200 शेयर्स को री इशू कर दिया, इसमें से 7 रुपए का री इशू करा और फुल्ली पेड अप। व्हाट इज द नेट बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट? कह रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बताइए कितना होगा। तो इसका मैंने आपको लास्ट सैंपल पेपर में ट्रिक करवाया था, या इसका फॉर्मूला याद रखना था। इसका फॉर्मूला होता है कि जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट रिसीव्ड से। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? लिख लेना ये बातें, नहीं तो पता चला खुद ही बाद में भूल गए सर ने क्या बताई थी। तो आप ये बताओ कितने शेयर्स री इशू नहीं हुए। तो सर हमें क्या पता? अगर 2000 फोरफीट हुए और कह रहा है 1200 इनमें से री इशू हुए, तो कितने री इशू नहीं हुए? 800।
तो 800 को आप सीधा सीधा गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट रिसीव्ड आपने मुझे पहले ही बता दिया था कितने रुपए, 8 रुपए। तो 800 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 6400। ठीक है ना। तो पिछले सैंपल पेपर्स के डिस्कशन में मैंने इसका लॉन्ग प्रोसीजर भी डिस्कस कर रखा है, आप चाहो तो उससे भी रेफर कर सकते हो। लॉन्ग प्रोसीजर में आपको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर यही 6400 निकलेगा। बट इसका डायरेक्ट ट्रिक फॉर्मूला जो है वो यही है कि जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं करे इनटू अमाउंट रिसीव, तो ये आ जाएगा 6400। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप मुझे ओरली बता दोगे। 34 में है दो स्टेटमेंट्स, फिर हमको अपने आप पढ़ के आपको बताना है कि भाई क्या बात ठीक लग रही है। असर्शन में कह रहे हैं फर्म हैज ए राइट टू कीप एसेट्स इन इट्स ओन नेम, और रीजन कह रहा है बिकॉज, या मतलब रीजन का स्टेटमेंट है एसेट्स ऑफ द फर्म आर जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पार्टनर्स। In the context of the above two statement, which of the following is correct? A सही, क्योंकि बिल्कुल ठीक दे रखा है, कहीं इसमें कोई झोल झाल नहीं है। परफेक्ट। जॉइंट प्रॉपर्टी पार्टनर्स की ही होती है जो भी एसेट्स होते हैं फर्म के। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स पढ़ के मुझे बताना है कि क्या सही होगा। तो 35 में कह रहा है असर्शन एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बिकॉज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हैपन इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट। तो बताइए। ठीक है, इसमें बी भी हो सकता है, ग्रे एरिया में है थोड़ा सा लैंग्वेज, लेकिन मैं ए इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि रीजन ऑलमोस्ट ठीक ही है, गलत तो नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नॉट करेक्ट रीजन, बिकॉज एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो उससे रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, और उसी को हम कहते हैं कि भाई पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज हुआ है। तो ए चेंज इन या एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज रिकॉन्स्टिट्यूशन में हैपन इन केस ऑफ एग्रीमेंट और रिटायरमेंट। मतलब ये बातें ठीक हैं, ऐसा अपेरेंटली कोई गलत नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन लेते समय ए को सिलेक्ट कर लिया। तो दो स्टेटमेंट्स इसमें हमको दे रखी हैं, दोनों को पढ़ के बताना है सही। असर्शन में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो रिजर्व और सरप्लस का पार्ट है। रीजन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ट्रू। तो अब क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें? बी, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा है और ऐसा ही होता है, इसमें कोई भी संकोच नहीं है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम शेयर होल्डर फंड में शो भी करते हैं। चलो, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर, ये मतलब केस बेस्ड वाला। तो एक कहानी है, उसके अलग अलग क्वेश्चन फिर वो आंसर करेंगे। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. On 1st April 2021, they admitted R as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. On the date of R's admission, the balance sheet of P and Q showed a general reserve of 2,80,000 and advertisement suspense account of 1,40,000. ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं P और Q, उन्होंने आर को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए, और आर के एडमिशन के टाइम पे उनके बैलेंस शीट के अंदर एक चॉकलेट है 280 की और एक कूड़ा है 140 का। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन ऑन आर्स एडमिशन। आर के एडमिशन के टाइम पर क्या एग्री हुआ कि आर शेयर ऑफ गुडविल इज 70,000, ऑफ विच ही इज टू ब्रिंग हाफ इन कैश। तो कह रहे हैं आर के शेयर का गुडविल का हिस्सा है 70,000
जिसमें से वो आधे रुपए कैश में लाया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 2:1:1 और PQR का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। चलो तो कहानी क्लियर हो गई। पहले तो आपको 4 सवालों का जवाब देना है 39 का। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, तो पहले गुडविल के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या एंट्री होगी, तो इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। चलो तो मैं आपको देता हूं समय, वर्किंग करेंगे आप और फिर मैं आपसे 5 मिनट के बाद पूछूंगा कि गुडविल की क्या एंट्री आपने बनाई। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो चलो सही बता दिया 2:5। ठीक है, तो P को मिलेगा 20 और Q को मिलेगा 50। तो कौन से ऑप्शन पे टिक लगा दें? D। वेरी गुड, तो सही आंसर। चलो तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। तो गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने निकाल ही लिया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके 2:5। तो 70,000 रुपए का जो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर है वो P और Q को 20 और 50 मिल जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसका कहानी सेम है। इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व चॉकलेट, चॉकलेट का क्या होगा? किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? ओल्ड रेशियो में 4:3 में। तो सही ऑप्शन क्या बन गया? C। तो चॉकलेट जो है वो P और Q के बीच में 4:3 के रेशियो में बट जाएगी। तो P को मिल गई 1.60, Q को मिल गई 1.20। इसी तरह कूड़ा 41। इन रिस्पेक्ट ऑफ कूड़ा, कूड़े का क्या होगा? डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, तो वो भी P और Q में डेबिट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या बन गया? 4:3। तो 4:3 कौन सा है? A। तो P डेबिट 80 और Q डेबिट 60। तो P और Q में कूड़ा भी राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी कहानी। चलो 42 आपका होमवर्क है। अब आते हैं जी 43 पर। तो यहां से आपको अब तीसरी किताब के जो सवाल है आखिरी पड़ाव वाले वो मिलेंगे मजेदार। तो मैच द फॉलोइंग करनी है आपको। तो पहले आप मुझे मैच बताओ, बाकी ABCD मैं टिक कर लूंगा। तो डेट इक्विटी रेशियो का क्या मैच है? ठीक है, वेरी गुड। फिर ऑपरेटिंग रेशियो का क्या मैच है? परसेंटेज, वेरी गुड। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो टाइम्स, है ना, क्योंकि टर्नओवर रेशियो सब टाइम्स में प्रेजेंट करते हैं। तो सही ऑप्शन जो 1 से C पे पहुंचे, 2 पे B पे पहुंचे और 3 पे A से पहुंचे, D डोंकी। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन D। तो D इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी 44। तो 44 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 44 में लिखा है करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 5 लाख एंड इट्स करंट रेशियो इज 2.5। तो एक बार करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, CA/CL। तो अगर CA आपको दे रखा है 5 लाख, तो क्या आप CL बता सकते हो कि CL कितना होगा? 2 लाख। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं लिख लेता हूं, इसका मतलब CL होगा 2 लाख। ओके, यहां तक ओके। अब वो कह रहा है देयर आफ्टर इट रिसीव्ड 2 लाख रुपए फ्रॉम इट्स डेटर्स। इसे 2 लाख रुपए अपने डेटर से मिले। तो जब इसे 2 लाख रुपए अपने डेटर से मिलेंगे, पहले इतने पार्ट की अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो। तो आप अपने कैश में 2 लाख रुपए जोड़ लोगे और आप अपने डेटर्स में से 2 लाख रुपए घटा दोगे। यही करोगे बचपन की अकाउंटिंग इक्वेशन। तो क्या इससे करंट एसेट में कोई चेंज होगा? क्या इससे कोई करंट लायबिलिटी में चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये 2 लाख रुपए का पॉइंट तो बेकार ही हो गया। तो मैं इसको छुपा देता हूं। फिर वो कह रहा है एंड मेड द पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपए टू क्रेडिटर। फिर हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट क्रेडिटर को कर दी। इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो।
कैश में से आप माइनस कर दोगे 1 लाख रुपए और क्रेडिटर्स में से भी माइनस कर दोगे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मैं हरे रंग से रिवाइज्ड करंट एसेट्स की वैल्यू लिख लेता हूं। तो मेरे अब रिवाइज्ड करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख। क्या आप मुझसे एग्री कर रहे हो? ठीक है। और फिर मैं हरे रंग से रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी की वैल्यू लिख लेता हूं, वो हो जाएगी 1 लाख। तो क्या आप मुझसे एग्री कर रहे हो? क्योंकि कम हो गई ना करंट लायबिलिटी भी, 1 लाख रुपए पेमेंट कर दी। तो क्या आप नया करंट रेशियो बता सकते हो? 4:1। सही। तो आपका सही आंसर आ गया ऑप्शन डी, 4:1। क्लियर हो गया? चलो मुबारक, सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू बी शोन अंडर द सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस? तो कितना मुश्किल सवाल है। रिजर्व और सरप्लस वाली हेडिंग के अंदर का आपको पूछ रहा है करंट सीक्वेंस बताओ। तो ये तो भाई किसी को भी नहीं पता होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर की भी हेडिंग के सीक्वेंस, हमें तो यही नहीं पता उसके अंदर क्या आता है। तो ए में लिखा है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर नंबर 2 पे कैपिटल रिजर्व, नंबर 3 पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नंबर 4 पे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो मैं आपको बता देता हूं ये गलत है थोड़ा सा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम सबसे नंबर 1 पर नहीं दिखाते। तो ये आपको क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा और कोई आपके पास चारा नहीं है। हाँ बताओ। हाँ, पूछना ये चाह रहा है सर कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारे रिजर्व आते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन सा दिखाओगे, फिर उसके बाद कौन सा दिखाओगे, उसके बाद कौन सा दिखाओगे? तो ये वो पूछना चाह रहा है जो आपके ज्ञान चक्षुओं से बहुत दूर का सवाल है ये, इसीलिए आपको यही नहीं पता कि पूछना क्या चाह रहा है। समझ गए अब? तो ये पूछना चाह रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो हम नोट बनाते हैं, उस नोट के अंदर या जो सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग तो याद है? पहले ये बताओ, शेयर होल्डर फंड मेन हेडिंग, उसमें नंबर 2 सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो याद है। तो उसमें नाना प्रकार के सरप्लस रिजर्व आते हैं, एग्जाम्पल्स, वो किस ऑर्डर में आते हैं वो ये जानना चाहता है ना। तो ये आपको इसीलिए कह रहा हूं रटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है बच्चों कैपिटल रिजर्व, ये सबसे महारथी रिजर्व होता है कंपनी के लिए। उसके बाद आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये दूसरा महारथी है, ये सेनापति है। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद आते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये इस ऑर्डर में आते हैं बेसिकली, तो बस आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सही आंसर बन गया ऑप्शन बी। चलो ठीक है सर, तो ये हम रट लेंगे। उसके बाद जी 46 आपका होमवर्क है। आओ 47 सिंपल क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो। डिविडेंड जो है वो कॉल्स इन एडवांस पर भी दिया जाता है। तो ये भी आपको क्या पता होगा, भोले मासूम बच्चे। लिख लो एक थ्योरी की लाइन, डिविडेंड जो है वो हमेशा दिया जाता है इज पेड ऑन, इसका एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, पेड अप कैपिटल। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। चलो ये भी लिख देता हूं, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो लिख लो। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कंपनी ने जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कंपनी ने जितने भी रुपए मांगे, उसमें से कुछ बदमाश होते हैं जो पैसे नहीं देते, तो कॉल्स इन अरियर को हम माइनस कर देते हैं। भाई ये बताओ कि आप बदमाशों को भी डिविडेंड दोगे? नहीं दोगे ना। तो कंपनी ने अगर मान लो 100 रुपए मांगे और एक बदमाश ने 20 रुपए नहीं दिए, तो हम उसको हटा देते हैं। अब हम डिविडेंड सिर्फ किनको देंगे? जिन लोगों ने कंपनी को पैसा पे करा है। तो इसीलिए डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। ठीक है ना। तो ये पॉइंट अच्छा हो गया, इसी बहाने आपको याद भी हो गया। तो वो कह रहा था कि डिविडेंड इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो। तो ये सब बातें जो हैं ये उल फिजूल बातें हैं, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस या ये सब चीजों कुछ नहीं डिविडेंड मिलता। डिविडेंड हमेशा किस पर मिलता है? पेड अप कैपिटल पर। बस एक टर्म याद रखना। रीजन, इंटरेस्ट इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो। क्या आप कॉल्स इन एडवांस वालों को इंटरेस्ट पे करते हो?
ट्रू, वेरी गुड, करते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ भी रखा है, करते हैं, और कितना करते हैं, 12% करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ये है सही आंसर। तो अब हमारा सही आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। तो असर्शन का स्टेटमेंट तो गलत था, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट हमारा सही था, ट्रू था। चलो इसके बाद है जी 48 में कह रहा है, फिर से ओरली पूछ लेंगे आपसे। 48 में लिखा है स्टेटमेंट, असर्शन इन वर्टिकल एनालिसिस ओनली द फिगर्स ऑफ 1 ईयर आर एनालाइज्ड। तो वर्टिकल एनालिसिस जो होता है, जिसमें ऊपर से नीचे वाला होता है, जब पापा आपके 12th के नंबर देखते हैं तो खाली एक ही ईयर का एनालिसिस होता है, ट्रू, ट्रू। और रीजन कह रहा है, इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फिगर्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर एनालाइज्ड, ट्रू। इधर से इधर, लेफ्ट से राइट, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। बी क्यों, दोनों फैक्ट्स हैं, है ना। तो बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो उसके बाद जी 49 आपका होमवर्क हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है 50, ये कर लेते हैं सॉल्व साथ साथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सितारा लगा लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा ए कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, नेट प्रॉफिट 80,000, वेजेस 10,000, ऑफिस एक्सपेंस 30,000, सेलिंग एक्सपेंस 20,000, टोटल RFO 5 लाख। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको बचपन में ले चलता हूं, बचपन मतलब जब आप छोटे थे, और P&L अकाउंट बना लेता हूं एक, ठीक है, छोटा सा 2 लाइनों का। आप ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखते थे, याद है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे ना यहां पे, और कुछ खर्चे डेबिट में लिखते थे। अब कौन कौन से खर्चे आप P&L में डेबिट में लिखोगे, बस मुझे वो हाँ ना करके बताना। सबसे पहले खर्चा दे रखा है वेजेस 10,000, लिख दूं क्या, इसको P&L में लिख दूं, नहीं, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस 30,000 लिख दूं, ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंस 30,000 लिख लिया। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 80,000 लिख लूं, वो सॉरी 20,000 लिख लूं, ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंस 20,000 लिख लिया। उसके बाद याद है बचपन में आपका आंसर नेट प्रॉफिट आता था, है ना, वो 80,000 में दे रखा है, तो वो लिख लेता हूं। तो बताओ गौरांश भाई, तुम ये बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कितना, 30,000, वेरी गुड। तो तुम्हें जूतों से अगर 100 बार मारा जाए तो 1 गिना जाएगा, तो वो कह रहा था ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 आएगा, ठीक है। तो आयुष तुम भी यही कह रहे हो, तो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो 120, 120, 130, तो ठीक है, तो 130 आएगा, तो सही लिखा है 130, गलत तो नहीं है ये, ठीक है मैडम, बताओ, मैडम भी परेशान, गलत तो नहीं, गलत है, बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाले ना, डेबिट के जोड़ लिए, तो उधर क्या बचेगा, 130 बचेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही तो बचेगा, भूल गए 11th का, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 130। अब जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, जीपी अपॉन RFO इंटू 100, तो जीपी था 130, RFO है 5 लाख, इंटू 100, सॉल्व आप करो, तो जीपी अपॉन RFO इंटू 100, तो कितना आ गया, जीपी अपॉन RFO इंटू 100, तो ये आ गया 26%, 26%। तो इसका सही आंसर है 26%, है ना। चलो, तो भयंकर तुमने बेइज्जती करवाई आज। उसके बाद 51, ए फर्म हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3.6:1
ठीक है, तो एक फर्म का करंट रेशियो है 3.6:1 और क्विक रेशियो है 2.4:1, ठीक है। एज्यूमिंग इन्वेंट्रीज एट 72,000, कह रहे हैं इन्वेंट्री अगर 72,000 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, तो कह रहे हैं करंट एसेट्स क्या होगा। चलो तो देख लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व, आ जाओ। तो करंट रेशियो कह रहा है 3.6:1 है, तो करंट रेशियो लिख लेता हूं 3.6:1, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू करंट लाइबिलिटी। तो आप सहमत हो सब बच्चे, बोलो ना, हाँ करते रहना, ठीक है। फिर उसने क्विक रेशियो कितना दिया है हमको, 2.4:1, तो क्या मैं ऐसा लिख लूं कि क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू करंट लाइबिलिटी, ठीक है, सहमत हो, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है मैडम। फिर क्या आप ये जानते हो कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स को अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, वेरी गुड, इन्वेंट्री। तो कहां से सीखा ये सब, तो करंट एसेट की जगह मैं 3.6 इंटू करंट लाइबिलिटी लिख लूं और क्विक एसेट्स की जगह मैं 2.4 इंटू करंट लाइबिलिटी लिख लूं, और इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 72, तो ये लिख लूं। और फिर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ करंट लाइबिलिटी का आंसर क्या आएगा, तो वेरी गुड, तो आप कहोगे करंट लाइबिलिटी का आंसर कितना आ जाएगा 60,000। यहां तक सबको ओके है, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अगर करंट लाइबिलिटी 60,000 है, तो अब मैं इसको पहले यहां पे अगर पुट कर दूं, तो करंट लाइबिलिटी को 60,000 पुट करके ये बताओ करंट एसेट्स कितने आएंगे, 2,16,000, परफेक्ट। तो करंट एसेट्स का आंसर आ गया जी 2,16,000। क्लासिक एग्जाम्पल, तो इस पे भी सितारा लगा लो, हाउ टू फाइंड करंट एसेट का बेहतरीन क्वेश्चन। तो 2,16,000 जो है वो हमारा करंट एसेट आ जाएगा। समझ आ गया पूरा स्टेप, चलो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 आइए। 52 में कह रहा है क्रेडिट आरएफओ 15 लाख, उसके बाद कैश आरएफओ 10 लाख। तो कौन बच्चा बताएगा कि आरएफओ कितना हो गया, 25 लाख, वेरी गुड, ठीक है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 3 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2 लाख। तो क्या आप ये जानते हो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक ऑपरेटिंग खर्चा है, नहीं जानते सर। क्या आप ये जानते हो कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक ऑपरेटिंग खर्चा है, नहीं जानते सर। उसके बाद लॉस ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो क्या आप ये जानते हो, हाँ ये जानते हैं सर कि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40%। तो बताओ गौरांश, अगर हमारी आरएफओ है 25 लाख रुपए, तो 25 लाख का 40% निकालो, कितना आएगा। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख लूंगा फिर 25 लाख का 40%, $25 लाख का 40%, बताओ कितना आएगा, 10 लाख, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10 लाख, यहां तक सबको कंफर्टेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालें। तो निकालने के तरीके तो हैं ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के, और वो क्या तरीके हैं, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100, है ना। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ये फॉर्मूला याद है आपको? किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है क्या हो रहा है? ये तो याद है, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास हैं, मैंने मार्क कर रखे हैं 3 लाख और 2 लाख, मैं 5 लाख लिख लेता हूं। इसमें RFO मेरे पास है जो आपने ऊपर ही मुझे बता दिया था 25 लाख, मैं वो लिख लेता हूं। इंटू 100 तो मैं कर ही लूंगा। अब COGS जरा बताओ कि COGS कैसे निकलेगा? COGS का क्या फॉर्मूला होता है? RFO माइनस GP। वेरी गुड, परफेक्ट। तो RFO माइनस GP करके आपका COGS आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, तो COGS में लिख लिया 15 लाख। तो अब आप पूरा सॉल्व कर लो, 20 लाख बटे 25 इंटू 100, तो कितना हो गया जी फाइनल आंसर? 80%। तो इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो है 80%। तो क्लियर हो गया स्टेप? अच्छा क्वेश्चन था, इस पे भी आप स्टार लगा लो। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 53। शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए, ठीक है। जनरल रिजर्व है 5 लाख रुपए, ठीक है। सरप्लस है -1 लाख, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो है 2.5:1, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स विल बी, तो एक बार डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो उसने ये आपको दे रखा है कि इट इज इक्वल टू 2.5:1। अब NCL तो हमें फाइंड करना है ना। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? NCL, नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको न्यूमरेटर निकालना है बच्चों, आपको न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि शेयर होल्डर फंड कितना है? शेयर होल्डर फंड क्या होता है? उसमें शेयर कैपिटल आती है, उसमें जनरल रिजर्व आता है, उसमें सरप्लस भी आता है। तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? 24 लाख। तो अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ लॉन्ग टर्म डेट या NCL कितने रुपए आ जाएगी? 2.5 इंटू 24, 60 लाख। सही। तो ये हो गया हमारा 53 का आंसर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, बस खत्म होने वाला बच्चों। सैंपल पेपर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इफ करंट एसेट्स आर 12 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 720, इन्वेंट्रीज इज 360, लिक्विड रेशियो विल बी। चलो, तो पहले मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है जी? CA माइनस CL। वेरी गुड। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। CA हमको दे रखा है 12 लाख रुपए, तो क्या आप मुझे CL बता सकते हो? 4,80,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। फिर उसके बाद क्या आप मुझे लिक्विड एसेट्स बता सकते हो? उसका फॉर्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट हमको दे रखे हैं 12 लाख और इन्वेंट्री हमको दे रखी है 3,60,000। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री कितना आ गया? 8,40,000। तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। तो अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके लिक्विड रेशियो बता दो कितना आ गया? 840 बटे 480। 840 बटे 480। तो 2.5 आएगा नहीं, 1:1 आएगा नहीं, 2:1 आएगा नहीं। तो 1.75:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 55। तो बस अब तो मजे आ गए। मैं आपसे ओरली पूछ लेता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ट्रू है ये? तो
क्यों, कौन सा होता है वो? एक्टिविटी रेशियो होता है। एक्टिविटी रेशियो में आखिरी वाला होता है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी होता है सॉल्वेंसी रेशियो, हाँ सॉल्वेंसी रेशियो में आखिरी वाला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। और रीजन कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एन एक्टिविटी रेशियो, तो फिर तो ये भी गलत ही हो गया क्योंकि वो तो सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो इसका मतलब दोनों ही बातें गलत हो गई। तो सही आंसर बन गया डी, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो ये था इसका पूरा कार्यक्रम। समझ आया अच्छे से?